क्लासमेट एकेडमी में आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस, जो कि आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश का पेट एग्जाम होने वाला है, जो वो 6-7 सितंबर को है, और यूपी पीसीएस का और बिहार पीसीएस का भी सब सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम। तो उस करंट अफेयर सीरीज में अभी तक हमने डिस्कस किया जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस घटनाएं थी, उनको हमने डिस्कस किया। अब उससे रिलेटेड एक हम 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए। 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस एग्जाम में, बिहार के प्रीलिम्स एग्जाम में और यूपी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कम से कम मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। ज्यादा मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मैक्सिमम चीज यही याद हो, इसी क्लास में याद हो जाए। बाकी 2 से 3 बार अगर आप इसको देख के जाते हैं तो ये आप मैं इंश्योर करता हूं कि आपके अगर 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो यहां से कम 8 से 10 क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चन में से होने के चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद दिया एग्जाम। तो ये जो 100 क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, इनमें कहीं यहां से ही फंसने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और ये जो एक मैगजीन आती है एडुटेरिया की, उसको रेफरेंस बना के, क्योंकि ये बिहार के लिए स्पेशली ये मैगजीन बनती है, ठीक है, तो उसको रेफरेंस बना के हम इन क्वेश्चनों को निकालेंगे। तो हम चलते हैं अपने काम के लिए, डिस्कशन के लिए, और पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे क्योंकि समय कम है और हमें सिलेबस करंट अफेयर का पूरा कंप्लीट करना है, जिससे कि पूरी तैयारी हो सके। आपके 25 से 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम आप स्कोर करके आए, ठीक है। तो आप पेन कॉपी उठा के रेडी रहिए और उसको जितना मैं लिखाता जा रहा हूं उसको नोट डाउन करिए, जिससे कि एक जगह ये 100 क्वेश्चन रहे और आप लगातार 30 दिन का समय है तो उसे कम से कम 3 से 4 बार जब भी मौका मिले आप पूरा 100 क्वेश्चन नोट करके उसको रिवाइज कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हस्तलिखित बजट देश में पहला फर्स्ट हस्तलिखित का मतलब हैंड रिटन, हस्तलिखित बजट कहां पेश किया गया? बजट पेश किया गया, देखिए बजट तो हर जगह पेश हो रहा है, तो वो प्रिंटर से या चीजों से हो रहा है, कंप्यूटर से वो टाइप करके दे देते हैं, लेकिन ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ, जैसे कि हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं वैसा बजट पेश किया गया। तो ये कहां पे हुआ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये कहां हुआ है? छत्तीसगढ़ में। तो ये आप इसको नोट करिए, हस्तलिखित बजट पूछेगा, पहला कहां है पूरे देश में? छत्तीसगढ़ में। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए आप, ये जो 100 है उसका ये पहला हो गया, इसको ऐसे नंबर वाइज करते जाइएगा, 100 लेके चलना है हमें। दूसरा है, दुनिया का पहला फर्स्ट वुड लकड़ी का बना गुरुद्वारा कहां पे स्थित है? एक गुरुद्वारा बनाया गया है, वो पूरी लकड़ी का है। वैसे तो संगमरमर का आप देखते होंगे, पटना साहिब देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे तो उसमें पत्थर का प्रयोग होता है और भी चीजें प्रयोग होती हैं, लेकिन ये जो गुरुद्वारा है ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये है कहां? फाजिल्का, पंजाब में। फाजिल्का जगह है वहां पे, पंजाब। तो क्वेश्चन में फाजिल्का भी दे सकता है और क्वेश्चन में राज्य भी दे सकता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं कि जगह कौन सी है? फाजिल्का। जैसे फाजिल्का दे दे, गुरदासपुर दे दे, और भी जगह चंडीगढ़ दे दे, तो यहाँ पे फाजिल्का, ये एक थाना है, वहां पे पुलिस लाइन है, उसके अंदर बनाया गया है इसको, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन सीधा देखिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ना इंडिया में और विश्व में, ये तो पहली बार विश्व में है कि पूरी तरीके से टोटली वो लकड़ी से बना है, उसमें कुछ भी अदर चीजें यूज नहीं की गई हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल ये याद रहना चाहिए कि पहली बार कहां हुआ? फाजिल्का, पंजाब में, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के असम राज्य की। असम राज्य में
एक एआई एंकर ने न्यूज देना चालू किया है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल एंकर है, ये कोई इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल एंकर नहीं होते जैसे आर्टिफिशियल एंकर। तो ये न्यूज देना चालू किया कहां? असम राज्य में। तो इसका नाम क्या है? इस एंकर का नाम क्या है? इस एंकर का नाम है अंकिता, ठीक है, अंकिता। इसको नोट करिए आप लोग। अंकिता नाम की जो एआई एंकर है वो असम राज्य में है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ ले कि एआई एंकर भारत के स्तर पर कौन सा राज्य है जिसने राज्य की तरफ से एआई एंकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एंकर बनाया है जो न्यूज वगैरह पढ़ती है। तो पहला राज्य कौन सा है? असम। वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अंकिता, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने आपको 3 पॉइंट आपको बता दिए, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने आपको 3 बता दिए। पहला कि सबसे पहला हस्तलिखित बजट किस राज्य ने किया? छत्तीसगढ़ ने। देखिए मैं बार बार रिवीजन में क्यों करा रहा हूं, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि ये क्लास एंड हो तो आपके पास कम से कम 50-60 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एकदम टिप पे आ जाए। क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज्यादा अगर आपके टिप पे रहेगी चीजें, क्लियर कट एकदम याद रहेगा फैक्ट, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि वहां पे क्या करता है ना, बहुत ही नजदीक के ऑप्शन बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हाँ वुड वाला जो गुरुद्वारा बना कहाँ बना, तो उसमें अगर फाजिल्का दे दिया और नजदीक के लोकेशन दे देगा, तो आपको एग्जैक्ट एकदम याद रहना चाहिए कि हाँ फाजिल्का पंजाब। तो ये है। तो पहला हस्तलिखित बजट कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। पहला गुरुद्वारा लकड़ी का बना हुआ कहाँ हुआ? फाजिल्का पंजाब में। और फिर अभी हमने क्या बताया, पहली राज्य की तरफ से एआई एंकर जो बनाई गई है उसका नाम क्या है? अंकिता। और किस राज्य ने किया है? असम ने किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समुद्री क्षेत्र में प्रथम एनबीएफसी खोली गई है। प्रथम एनबीएफसी खोली गई, उसका क्या नाम? ये पूछ सकता है। पहली एनबीएफसी जो समुद्री क्षेत्र में खोली गई है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करती है? जो देखो, एक तो बैंक उधार देता है, एक होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी देते हैं उधार। तो ये पहली जो खोली गई उसका नाम क्या है? इसको आप नोट करिए, मैं बताता हूं आपको नाम इसका। इसका नाम है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। इसका नाम है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड एलटीडी। देखिए सागरमाला याद ना है तो ऑप्शन में ट्रिक भी बना के रखिए आप, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे फैक्ट पढ़ने में आपको याद नहीं आते वहां पे। तो आप ये रखना कि सागर, समुद्र, बोला है ना कि समुद्री क्षेत्र में प्रथम एनबीएफसी, तो जहां सागरमाला शब्द रहेगा वही लगाना है आपको। तो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये प्रथम एनबीएफसी है जो कि समुद्री क्षेत्र में खोली गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस शहर में है? तो ये है अमरावती, ठीक है। ये वैली कहां से, ये जो वैली है सिलिकॉन वैली नहीं है अमेरिका में, तो वहां जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन वैली पढ़ने का रीजन क्या है कि सिलिकॉन जो होता है, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं, तो उसमें जो सिलिकॉन एलिमेंट होता है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है सेमीकंडक्टर बनाने में, सिलिकॉन का। इसके बिना आपका कोई मोबाइल, आपका कोई गैजेट चल नहीं सकता है।
तो इसीलिए उस शहर को जो अमेरिका में उसको सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आईटी के काम होते हैं वो सिलिकॉन वैली में होते हैं। कभी अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि अमेरिका का वो स्थान जहां पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बने हुए हैं, जहां पे काम सबसे ज्यादा, तो वो सिलिकॉन वैली है। आपका ये फेसबुक वगैरह सब इसी जगह स्थित है, सिलिकॉन वैली में। तो अब इंडिया में भी उसी के तर्ज पे एक वैली बनाई जा रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। तो ये कहां पे है? अमरावती शहर में। इसको आप याद रखिएगा। तो समुद्री क्षेत्र में प्रथम एनबीएफसी कौन सी खोली गई है? सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटिंग वैली भारत में पहली बार कहां पे स्थापित की जा रही है? वो की जा रही है अमरावती शहर में। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरावती शहर में, अच्छा ये पूछा जा सकता है कि अमरावती किस राज्य में है? तो अमरावती आंध्रा में, क्योंकि जो तेलंगाना, जब आप देखिए आंध्र प्रदेश था, पहले आंध्र प्रदेश था, अब इसी आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश बना और इधर से तेलंगाना निकाला गया। तो तेलंगाना में क्या कौन सा चला गया? हैदराबाद चला गया। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी बनी गई? अमरावती। ठीक है, अमरावती। तो इसी की राजधानी में अमरावती में ही क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की गई है। ये भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अभी इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है और बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, और भारतीय जो एक मराठा संस्कृति है उसके लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्यों? ये कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 5। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने भारत के किस स्थान या परिदृश्य को धरोहर के रूप में सूचित किया है? 44वें धरोहर। ये 44वां धरोहर है। किस धरोहर को अधिसूचित किया है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन का जो कल्चर एंड साइंस का जो सबसे बड़ी संस्था है, उसने भारत के किस धरोहर को 44 अपनी अनुसूची में स्थान दिया है? तो वो है मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य, अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। मराठा सैन्य परिदृश्य, इंग्लिश में कहेंगे मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इसमें वो मराठा के सारे किले आते हैं जो शिवाजी, जो कि इसके फाउंडर रहे हैं मराठा साम्राज्य के, तो उन्होंने जो महाराष्ट्र और उससे जुड़े हुए कर्नाटक में जो उन्होंने किला बनाया था, हाँ, जैसे रायगढ़ के किले, और तमिलनाडु में जो किले बनाए और कर्नाटक में जो किले बनाए, तो उन किलों को अगर कंबाइंडली देखा जाए तो उसे बोलते हैं मराठा सैन्य परिदृश्य। इसमें करीब करीब 12 किले आते हैं। रायसेन का किला, रायगढ़ का किला, से बहुत है। ठीक है, उसमें 11 आता है आपका महाराष्ट्र में और 1 आता है आपका है कर्नाटका में। तो ये अब याद रखना, ये क्वेश्चन इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं 3 स्टार लगा रहा हूं, ये देख लीजिएगा। यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस से पक्का एक जगह क्वेश्चन आना ही आना, क्योंकि इस चीज को विश्व स्तर पे पहचान मिली है। ये भारतीय संस्कृति और मराठा संस्कृति दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत गर्व की बात है। ठीक है, ये 44वां धरोहर है, इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए। कि अब अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा कि एक तो क्या हुआ, किस स्थान को दिया गया सूची में, तो मराठा सैन्य प्रदेश। ये कौन सा स्थान है, ये भी कह सकता है कि मराठा सैन्य प्रदेश को यूनेस्को ने पहचान दी, तो ये भारत की तरफ से कौन सा धरोहर है, किस नंबर का धरोहर है? तो 44वें नंबर का धरोहर। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिए। अब फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन, अगर कोई क्या कहते हैं, यूनेस्को ने अगर रिकॉग्नाइज किया, यूनाइटेड नेशन ने अगर भारत के संदर्भ में कोई चीज रिकॉग्नाइज किया, तो ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो, क्योंकि फिर वो
ऑल वर्ल्ड लेवल पे वो फेमस हो जाती है चीज। हाँ, हालांकि इंपॉर्टेंट तो अपने देश के लिए था ही, लेकिन अब वो विश्व स्तर पे उसका एक महत्व बन जाता है। तो इसलिए ऐसी चीजों को छोड़ना नहीं है। तो हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मानक ब्यूरो ने, क्वेश्चन नंबर 6 और नहीं 7 है ये। भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो ने, ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने, ये मेरा नोट मैंने 100 क्वेश्चन का एक बनाया हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन, वाला देश का फर्स्ट पुलिस स्टेशन। ये देख लीजिए, जो देश में या राज्य में पहली बार चीजें होंगी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन है। कहां पे है ये? केरला में। बिल्कुल इसको याद रखिए। ये भारतीय मानक ब्यूरो, जो आईएसआई जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है, ये आईएसओ प्रमाणन देता है। तो ऐसा प्रमाणन और लोगों को तो मिला, और संस्थाओं को मिला होगा, लेकिन पहला पुलिस स्टेशन है जिसको आईएसओ प्रमाणन मिला है। तो ये कौन सा है? वो है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, केरल का एक है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के, ये 7वां हो गया, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य ने नौकरियों में महिलाओं को, फीमेल को 35% आरक्षण दिया है? किस राज्य ने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार राज्य ने दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए। बिहार पीसीएस एग्जाम देने जाने वाले सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा सीधा कि बिहार सरकार ने महिलाओं के आरक्षण वृद्धि करके कितने % कर दिया है? तो 35%। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, 35%। जितनी सीटें आएंगी उसका 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यह एक प्रोग्रेसिव कदम है, ये आप फैक्ट याद रखिएगा, 35%। और ये किसने किया है? बिहार सरकार ने किया, अभी जस्ट किया है। अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो सरकार नई पॉलिसीज लेके आती है, नए सुधार लेके आते हैं। तो यहाँ पे 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। ये 100 क्वेश्चन आपके लिए ना, ये बहुत ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। हमें पढ़ना तो लगभग सब करंट अफेयर चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है लास्ट टाइम आपको साइंस पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी है, पॉलिटी के इतने सारे आर्टिकल हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप सारे करंट अफेयर को लास्ट टाइम रिवाइज नहीं कर सकते। तो जब जाते समय लास्ट के 1-2 दिन बच रहे, तो ये 100 क्वेश्चन आप देख के जाइए। जो आप पढ़े हैं वो तो काम आएगा, ये 100 क्वेश्चन देख के आएंगे तो मैक्सिमम आप फिट कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, ये 8 हो गया था, 9वां। भारत के किस राज्य ने पीडीएस प्रणाली में आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन लागू किया? देखिए, लागू किया ये क्वेश्चन है। अब पीडीएस क्या कि आपका जो राशन वितरण होता है, जो हमारी पीडीएस की दुकान होती है, सरकारी गल्ले की दुकान, राशन की दुकान, तो उसमें क्या होता है कि आधार आधारित तो सब जगह हो चुका है। अब आधार में क्या होता है कि अंगूठा लगाया जाता है, अंगूठे का बायोमेट्रिक, अंगूठे से हम फिंगरप्रिंट मैच कराते हैं, उसके बाद हम दे देते हैं राशन। लेकिन एक राज्य भारत का ऐसा है जो फेस ऑथेंटिकेशन के बेस पे देगा, जहां अंगूठा नहीं, चेहरे को आपको वो स्कैन करेगा, उसके बेस पे देगा। तो ये है हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है, फर्स्ट स्टेट है जिसने पीडीएस में फेस ऑथेंटिकेशन, चेहरे को स्कैन करके, जैसे अंगूठे का थंब ऑथेंटिकेशन होता था पहले, ये जो हिमाचल प्रदेश है वो फेस ऑथेंटिकेशन के बेस पे पीडीएस में अनाज का वितरण कराएगा। ये आप याद रखिएगा। और संभवतः इसके पीछे रीजन मुझे जो लगता है होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़े वैसे क्या कहते हैं, एक एज के बाद, जैसे 70-80 साल के एज के बाद क्या होता है, थोड़ी ये जो रेखाएं होती है वो धुंधली पड़ जाती है। तो शायद इसके लिए, या जो कुछ ऐसा लेबर वर्क करते हैं जिससे कि जो फिंगरप्रिंट है वो डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए बनाया गया है कि फेस ऑथेंटिकेशन एक हमारे पास रहना चाहिए। कि नहीं, कई बार क्या होता है, कई गरीब लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने शायद इसी बेस कारण, यही संभवतः रहा होगा करने का। ये आप याद रखिए कि फेस ऑथेंटिकेशन लागू करने वाला पहला राज्य पीडीएस सिस्टम में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, अभी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया, के अवसर पर योगा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए, एक तो क्या है, योगा डे मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, योग नीति, इंग्लिश में योगा या हिंदी में योग नीति किस राज्य ने लागू किया है? ये पहला राज्य है जिसने योग नीति, अब उसके गवर्नमेंट के द्वारा ये योग नीति, योगा पॉलिसी लागू कराई जाएगी, ये है उत्तराखंड। तो योगा पॉलिसी लागू कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक महिला है गीता समोता, इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीआईएसएफ जो हमारी फोर्स है, सीआईएसएफ उसकी पहली महिला, सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। एवरेस्ट फतह का मतलब चढ़ गए, वहां पूरी चढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की है। सीआईएसएफ की पहली महिला है, फर्स्ट महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। तो ये इनका नाम है गीता समोता। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि सबसे पहले किसने किया, जैसे बछेंद्री पाल का अपने यहाँ से इंडिया की तरफ से नाम आता है। हाँ, और गीता समोता है जो सीआईएसएफ एक जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी ये पहली महिला सदस्य है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848.80 मीटर शायद ऐसे है, 8,048 आप समझिए इतना,
कि 8,848 मीटर, करीब करीब ये 9 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट एवरेस्ट। और ये पड़ता कहाँ है, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन पड़ता है नेपाल में। ठीक है। तो गीता समोता CISF की है। अच्छा, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी है K2। अगर पहली चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे है, तो दूसरी है K2। ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है इंडिया में, पड़ता है POK में, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें पड़ता है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा, जो कि पूर्णतः भारत और नेपाल की सीमा पे है, तो उसको भारत में कहा जाता है। तो पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और तीसरी कंचनजंगा। तो ये हो गया, इससे मेरे रिलेटेड 3 फैक्ट आपको बता दिए। मान लो कोई पूछ ले तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो क्या लगाना है, K2। वो भले POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, बट इंडिया तो भाई वो तो इंडिया का ही क्षेत्र है, इसलिए K2 को ही बोलते हैं, कंचनजंगा को नहीं। कंचनजंगा तीसरी है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट नंबर 11। आपके 10 पॉइंट हो गए कि लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग। देखिए क्या होता है, आप जब भी एक्सप्रेसवे वगैरह बनता है तो आप देखते होंगे कि लड़ाकू विमान उसमें उतारे जाते हैं ट्रायल के लिए, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज डिफरेंट आई है कि नाइट लैंडिंग करानी है। क्योंकि क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, युद्ध वगैरह तो रात में शुरू हो गया, कभी शुरू हो सकता है। तो अब नाइट लैंडिंग कराने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे है, पहला अपने यहाँ बना है एक्सप्रेसवे नाइट लैंडिंग कराने का, तो वो है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे, जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इस पे आप लड़ाकू विमानों की, जो फाइटर जेट हैं, उनकी नाइट लैंडिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। गंगा एक्सप्रेसवे आप जानते ही होंगे कि ये यूपी में है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। गंगा तो गंगा नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। आगे चल रहे हैं हम, अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। ये एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके है ना, वो उनकी समरी मेरे पास है। आपको दाएं बाएं नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सीधा यही करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है देश का पहला अर्ध स्वचालित, देश का पहला फर्स्ट अर्ध स्वचालित अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल पोर्ट कहां समर्पित किया गया, कहां समर्पित किया गया है। देश का पहला अर्ध स्वचालित इंटरनेशनल पोर्ट कहां समर्पित किया गया है, तो ये है विजिंझम, केरला। उत्तर इसका क्या है, विजिंझम पोर्ट है। मैंने अपनी, देखिए ये क्वेश्चन भी वहीं से बन रहा है। मैंने अपनी इसके पहले जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने विजिंझम पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि केरला में है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 3, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया, इंटरनेशनल पोर्ट कहां समर्पित किया, विजिंझम पोर्ट केरला। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था अपनी इसके पहले वाली जो क्लास थी कि इसमें ये PPP मॉडल पे बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केरला गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप तीनों शामिल है। ठीक है, अगर वो पोस्ट पोलिकल किस मॉडल पे बना है, PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और कौन कौन सी संस्था इसमें जुड़ी हुई है, कौन कौन सी इकाई जुड़ी हुई है, तो प्राइवेट पब्लिक में गवर्नमेंट बॉडी में केरला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और प्राइवेट बॉडी कौन सी है, और अडानी ग्रुप। तो ये पहला अर्ध स्वचालित इंटरनेशनल पोर्ट है जो केरला में बना है।
ठीक है, ये हो गया 11। अब आते हैं हम 12वें नंबर पे। देश का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां भविष्य विभाग, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भविष्य विभाग की स्थापना की है। अभी ऐसा भारत के किसी राज्य ने नहीं किया था। भविष्य विभाग, फ्यूचर डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो भविष्य विभाग बनाने वाला कौन सा राज्य है जो ऐसा किया है, तो वो है हरियाणा। यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ये किसी क्वेश्चन का ये आंसर है, हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, भविष्य विभाग की स्थापना की है। अच्छा, हरियाणा में अभी आपने अगर मेरी क्लास देखी होगी इसके पहले वाली, तो मैंने हरियाणा में एक इंपॉर्टेंट सोनीपत स्थान बताया था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताइए, इसको आप नोट कर लीजिए, हरियाणा भविष्य विभाग। तो मैंने सोनीपत बताया था आपको इसके पहली वाली क्लास में। सोनीपत में संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है। मैंने अपने लेक्चर डिस्कशन में ये डिस्कस किया था। सोनीपत हरियाणा में संविधान संग्रहालय की स्थापना की गई है, और किस यूनिवर्सिटी में की गई थी? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। मैंने डिस्कस किया था पूरा डिटेल में इसको, तो आप इसको याद रखिएगा। संविधान संग्रहालय कहाँ पे? सोनीपत हरियाणा में। और कौन सा ऐसा राज्य जिसने भविष्य विभाग की स्थापना की? हरियाणा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला प्रथम राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो क्या है, करंट अफेयर में तो है ये जो मुद्दा है ना, अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये इसमें एक कमीशन बना हुआ है, जी रोहिणी कमीशन, वो भी काम कर रहा है। और इस पे क्या कहते हैं, इस चीज को, उपवर्गीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ऐसा होना चाहिए, जिससे कि सभी को समान एक ही जाति में जो ज्यादा पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा मिल सके। बिल्कुल यही चीज मैंने अभी एक अपने इसके पहले जो हमने लेक्चर में डिस्कशन किया, इसमें ये मैंने बताया था कि कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है तेलंगाना में। अगर आपने सीरियसली अच्छे से हमारी क्लास देखी होगी तो कई क्वेश्चन तो सीधे वहां से हैं। तो तेलंगाना ऐसा राज्य है जो देश का प्रथम राज्य है जिसने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण, शेड्यूल कास्ट सब क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, उपवर्गीकरण का मतलब वही है कि आरक्षण जो दिया जाता है, तो क्या होता है कि जैसे आप ये चीज नोटिस करेंगे कि किसी जाति विशेष को, जैसे किसी समूह को आपने शेड्यूल कास्ट हो गया, ओबीसी हो गया, तो आप जैसे देते हैं, तो होता क्या है कि अब शेड्यूल कास्ट को आपने आरक्षण दे दिया, इसमें क्या होता है कि कुछ जातियां जो होती हैं वो ही इसका फायदा उठा पाती हैं, और जो पीछे रह जाती हैं वो रह जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन देखा, गवर्नमेंट ने भी ऑब्जर्वेशन देखा कि यार इसमें कुछ ही लोग तो फायदा पा रहे हैं, पूरी मलाई खा जा रहे हैं, जो पिछड़े हैं, वास्तविक जो अधिकारी हैं उनको मिल नहीं रहा। तो ये उपवर्गीकरण इसीलिए कराया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि जो सीट मिल रही, मानो 10 सीट मिल रही है, तो अब जिन ग्रुपों को फायदा मिल चुका है उनको थोड़ा कम दिया जाए, और जिनको नहीं मिला है उनको इसी में से आरक्षण दे दिया जाए कि हाँ 5 सीट इस ग्रुप के लिए। तो क्या हो गया, क्लास में सब क्लास बन गया, इसलिए बोला जाता है उपवर्गीकरण। वर्ग में अंदर वर्ग बन गया, तो ये उपवर्ग हो गया, यही है इसका शब्द का अर्थ, सब क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें जो मैं आपको बताया, एक तो अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण वाला, ये बिल्कुल एकदम फैक्ट याद रखिएगा। तेलंगाना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम अभी जरूरत नहीं जगह की। देश का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर
राज्य कौन सा है? अच्छा, साक्षरता की जब बात आती है तो सीधा हम क्या लगाते हैं? केरला को लेके चलते हैं कि यार केरला सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे भी केरला ने बाजी मार ली है। ठीक है, केरला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है। लेकिन अब मैं देखिए, अभी इसके पहले हमने हमारा इस सीरीज करंट अफेयर सीरीज जो हमने पहला लेक्चर लिया था, उसमें हमने एक साक्षरता की और बात की थी। अब मैं इसको धीरे धीरे आपको रिवाइज कराता चलूंगा। उसमें मैंने क्या कहा था? कार्यात्मक साक्षरता। ये कौन सी है? डिजिटल साक्षरता। तो डिजिटल साक्षरता में पहला राज्य कौन है जो पूर्णतः हो गया है? वो केरल है, जिसमें पूर्णतः फुली डिजिटल लिटरेसी मिल रही है इस समय। लेकिन अगर मैं कहूं कि पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता, तो कौन था? मिजोरम राज्य में। और राज्य या यूटी में बात करूं तो कौन था? लद्दाख। वो 2024 में हो गया था और ये सब 2025 में हुआ है। तो ये बिल्कुल याद रखना, अगर डिजिटल साक्षर कहेगा तो केरला, पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर कहेगा तो मिजोरम, राज्य कहेगा तो मिजोरम, और अगर राज्य या यूटी कहेगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये देखिए, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको पूरा इसीलिए करता हूं जिससे कि आपको पूरा रिवीजन हो सके। हमारे यहाँ देखिए, आपका इस चैनल पे आना और हमारी संस्था से जुड़ने का पर्पज केवल यही है कि आपको बेनिफिट मिले, आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सके, और जहां तक हो सके हम आपको यहीं पे इतनी बार वो चीजें बता देना कि आपको दिमाग में बैठ जाए। अगर बाई चांस मान लीजिए आप इसको समय घर पे ना भी दे पाए तो भी आपको ये चीजें याद हो जाए। यहीं पे क्लासमेट एकेडमी का यही विजन है कि आपका कम से कम समय में मैक्सिमम आपको हम आउटपुट दें, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम स्कोर इन एग्जाम। तो ये हमारा विजन है इस संस्था का, जिसको हम लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम जैसे कोई एक टॉपिक आता है, हम उसके इर्द गिर्द की सारी चीजें उठा लेते हैं कि हाँ, साक्षरता की बात आई तो डिजिटल साक्षरता भी देख लो, कार्यात्मक साक्षरता भी देख लो, क्योंकि दोनों करंट अफेयर में है। तो ये दोनों से क्वेश्चन फंसाने, वो जो कंफ्यूज करना होगा ना, तो अगर आप ढंग से नहीं याद किए रहेंगे तो आप सोचेंगे यार डिजिटल साक्षरता कहा था या कार्यात्मक साक्षरता। अच्छा, एक क्या होता है, साक्षरता की बात जब आती है ना, तो लोग केरला को बहुत जल्दी, साउथ के स्टेट को बहुत जल्दी पिक करते हैं। तो ऐसे में गलती नहीं करनी है। कार्यात्मक अगर साक्षरता लिख देगा, कार्यात्मक जिसमें कंप्यूटेशनल नॉलेज की जरूरत होती है, कैलकुलेटिव नॉलेज की जरूरत होती है, तो ऐसे में मिजोरम को देना है। राज्य पूछेगा तो मिजोरम, और यूटी या राज्य पूछेगा तो लद्दाख। बिल्कुल इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। एक ही साल में 2 करंट अफेयर के सेम न्यूज है एक ही टॉपिक से, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो बहुत आसानी से चीजें याद आएंगी। देश का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एआई स्कूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहां लॉन्च किया गया या खोला गया, ओपन किया गया, लॉन्च किया गया, जो भी कह सकते हैं। तो ये हुआ है केरल में। देखिए, डिजिटल की बात हो, एआई की बात हो, केरला काफी प्रोग्रेसिव है इन चीजों में। तो पहला एआई स्कूल कहां खोला गया? केरल में। पूर्णतः डिजिटल साक्षरता कहां पाई गई? केरल में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये एटॉमिक जो हमारी परमाणु ऊर्जा होती है ना, इन्हीं रिएक्टर से निकलती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो हमारी बिजली की होती है वो इन्हीं रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से ही बनती है, रिएक्टर से होती है परमाणु ऊर्जा की स्थापना। तो ये देश का पहला फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। कहां पे है? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु राज्य आपको पता होना चाहिए कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है,
और स्थान कौन सा है? कल्पक्कम। मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, कल्पक्कम। देश का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये पहला है, प्रोटोटाइप में बनाया गया है, प्रोटोटाइप में बनाया गया है। देश का पहला फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कल्पक्कम तमिलनाडु में की गई। देश का पहला ये स्कूल कहां लॉन्च किया गया? केरला में। देश का कौन सा राज्य जहां पे फुल्ली डिजिटल लिटरेसी है? केरला में, ठीक है। फ्यूचर डिपार्टमेंट कहां बनाया जा रहा है? भविष्य विभाग, हरियाणा में। अच्छा, भविष्य हरियाणा के सोनीपत में कौन सा क्या कहते हैं संग्रहालय खोला गया है? संविधान संग्रहालय। किस यूनिवर्सिटी में खोला गया है? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। ऐसे करंट अफेयर आप अगर याद करेंगे ना, तब चीजें वहां पे फिट करेंगी आपकी, कि ऐसे जब पढ़िए तो एक लाइन सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। अब नया है देश का, अगला क्वेश्चन है, देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया? ये यूपी के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रयागराज में खोला गया, बनाया गया, प्रयागराज यूपी। पहला स्थायी कलाग्राम यूपी पेट, जो आपका 6 to 7 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25-26 लाख लड़के बैठेंगे, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए आप। प्रयागराज यूपी, और यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला स्थायी कलाग्राम। ये हम करीब करीब 17-18 कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं। एक महिला हैं, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट, अभी हमने एक महिला का सुना पढ़ा था, क्या क्या नाम था उनका, जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी, चढ़ी थी? गीता। किसकी थी वो? किस डिपार्टमेंट, किस सिक्योरिटी फोर्स? सीआईएसएफ की। कि ये भी पूछ सकता है कि गीता जो थी वो किस फोर्सेस की थी? तो सीआईएसएफ की थी। एक महिला, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और बनता है। गीता सीआईएसएफ, ये पहली सीआईएसएफ की महिला है जो ऐसा की है। एक महिला है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली, को फतह करने का मतलब यहाँ पे चढ़ने से, जीतना उतना नहीं, कोई युद्ध नहीं हो रहा कि हाँ जीतने का है, करने वाली। ये ऐसी महिला है जो कि दृष्टिबाधित है, मतलब दोनों आंखों से उन्हें दिखता नहीं है, दृष्टिबाधित महिला है, दृष्टिबाधित महिला, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है छोजिन एग्मो। मैं लिख देता हूं आपको, छोजिन एग्मो, छोजिन एग्मो। ये भारत की पहली महिला है जो कि दृष्टिबाधित है, इन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे 8,848 मीटर की ऊंचाई वाले पर्वत को फतह कर लिया है। छोजिन एग्मो। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश। ये भी कभी कभी राज्य ही पूछ लेता है, कि ये पूरा बोल देगा कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दृष्टिबाधित महिला छोजिन एग्मो है, ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये पूछ लिया, या ये दे दिया, ये पूछ लिया। क्वेश्चन 2-3 फॉर्मेट में बनता है, तो कभी भी आप फैक्ट को याद करें तो पूरी तरीके से देख ले कि हाँ कैसे। सोचिए अब कितनी बड़ी उपलब्धि है इनके लिए, और ये कितना बड़ा मोटिवेशन बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, कि दृष्टिबाधित होते हुए भी उन्होंने पर्वत चढ़ने की कोशिश की, और वो भी ऐसा वैसा पर्वत नहीं, सीधा माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी।
और उन्होंने फतह किया इसको छोजिन एग्मो। ये दिखाता है कि आप अगर किसी बड़े कार्य में लगे हैं और साहस के साथ आप लगिए तो पर्वत भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। और बिहार, आप बिहार वाले जो बच्चे होंगे तो जानते ही हैं, हालांकि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है, बिहार में ऐसे एक महान आदमी हुए दशरथ मांझी, इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है, दशरथ मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, एक मूवी बनी थी। उन्होंने क्या किया था, ये जिस गांव में रहते थे तो क्या हुआ उनके साथ एक घटना घटी, मैं आपको जस्ट ऐसे स्टोरी फॉर मोटिवेशन बता रहा हूं कि आप देखिए कि कैसे कैसे लोग हुए हैं दुनिया देश में अपने, जिन्होंने कठिन से कठिन कार्य किया है। इन्होंने पर्वत को हथौड़े और छेनी से पूरे पर्वत को काट के रास्ता बना दिया था। बताते हैं कि ऐसा पर्वत था मोटा सा, और गांव का रास्ता ये ब्रेक करता था, और गांव को दूसरी जगह जाने के लिए 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता था, शहर जाने के लिए, सामान लाने के लिए इधर से। और इसी चक्कर में एक बार क्या हुआ कि इनकी बीवी यहाँ पे गई थी इनकी सहायता के लिए, और यहीं पे उनकी गिरने से डेथ हुई। फिर उन्होंने तय किया कि अब इस समस्या को हम समाधान करें। दशरथ मांझी बहुत ही गरीब थे, वो उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास एक हथौड़ा था और छेनी थी। इसी हथौड़ा और छेनी के उन्होंने पूरा पर्वत चीर डाला, और पर्वत चीर डाला और इसमें यहां से रास्ता बना दिया। तो जो बोला गया है ना कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये दशरथ मांझी ने सिद्ध करके दिखाया। तो आप लोग भी बढ़िया से लगे रहिए, मेहनत करिए, आप चैनल से जुड़े हैं तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। तो जब एक इंसान पर्वत को चीर सकता है तो फिर एग्जाम में अगर आप मेहनत करेंगे, संस्था के साथ जुड़े रहेंगे, आप लगातार जो चीजें कराई जा रही हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली जो पहली सियासत महिला थी, गीता थी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? छोजिन एग्मो। वो कहां से रिलेटेड है? हिमाचल प्रदेश राज्य से। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको एकदम रिवाइज ऐसे करते रहिए। क्वेश्चन है, भारत की किस विधानसभा में अनुवादक की सुविधा भारत की किस विधानसभा में अनुवादक की सुविधा उपलब्ध है, या कौन सी विधानसभा है जो अनुवादक की सुविधा से लैस है या उपलब्ध है? ये कह लें, दोनों चीजें कह सकते हैं। भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी? अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसमें अनुवादक की सुविधा होगी? राज्यों में भी नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा है? ये उत्तर प्रदेश विधानसभा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जहां पे अनुवादक की सुविधा होगी। अनुवादक मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्थानीय भाषा या किसी भाषा में प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है, तो वहां पे उसको ट्रांसलेट कोई करने वाला हो, तो वहां पे अनुवादक की सुविधा वाला पहला राज्य कौन होगा? वो उत्तर प्रदेश होगा। यूपी से रिलेटेड है, तो इसको देखिए, जब आप जिस स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं वहां से रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है ना, तो उसको एक बिल्कुल उस पर डबल स्टार लगा लीजिए, क्योंकि वो करंट का तो है ही, वो आपके स्टेट का है। आप चाहे किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो बिल्कुल आपको ये याद रखना है। जैसे आपको मैंने गुरुद्वारा वाला बताया कि वो लकड़ी का बना हुआ है, तो वो यूपी बिहार के लिए जरूरी है, लेकिन अगर जो पंजाब पीसीएस दे रहे हैं या पंजाब से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो उनके स्टेट की न्यूज है, वो वहां मिस नहीं करना। आप अपने स्टेट की न्यूज को तो मिस नहीं कर सकते, बाकी वो विश्व की पहली है तो याद ही रखना है आपको। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम
की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? किस शहर को? पहली राजधानी तो है ही असम की दिसपुर, अब एक राजधानी और बनाई गई है, तो वो कौन सी है? डिब्रूगढ़। मैं यहां लिख दे रहा हूं, नीचे साथ ना दिखे आपको, डिब्रूगढ़ ये दूसरी राजधानी है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, असम की राजधानी, दूसरी राजधानी किस शहर को बनाया गया है? डिब्रूगढ़। अच्छा, आपको एक मैं इंपॉर्टेंट कह लीजिए या एक अच्छा फैक्ट बताता हूं। जब अंग्रेज थे यहाँ ना, तो भारत की भी दो राजधानियां होती थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का समस्या क्या था, अंग्रेज थे ठंडे प्रदेश से, और भारत की जो लोकेशन है ये है, ठीक, और भारत की लोकेशन क्या है? यहाँ करीब करीब 0 डिग्री वो पड़ती है, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। सूर्य की सीधी रेखाएं यहाँ पड़ती हैं यहाँ पे, तो गर्मी, अपने यहाँ गर्म प्रदेश है ये, और जो उनका प्रदेश है ठंडा। तो वो क्या करते थे वो लोग, एक तो राजधानी कलकत्ता या दिल्ली रखे वो, पहले तो कलकत्ता थी, फिर दिल्ली है 1912 में, पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, दिल्ली राजधानी बनी 1912 में, उसके पहले कोलकाता थी। तो एक तो यहाँ रखते थे, लेकिन जैसे गर्मी बढ़ती थी ना वो, तो फिर वो पहाड़ों में यहाँ पे हिमाचल और उत्तराखंड के वैलीज में चले जाते थे, जिससे कि ठंडा माहौल मिल सके। तो ऐसा बनाया गया था। तो आप इसे समझ लीजिए कि असम में भी ये चीजें थी, असम में चीजें, अब जो जिस रीजन से हुआ हो, असम की दूसरी राजधानी जो बनाई गई वो कौन सी है? डिब्रूगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क, 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल पार्क कहां बन रहा है? ये बन रहा है लखनऊ में, LKNOW, आप लखनऊ में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेलिंग इसकी नहीं है ये, लखनऊ में, LUCKNOW होता है, लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पे 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा फैक्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, वैश्विक क्षमता केंद्र। ठीक है, वैश्विक क्षमता केंद्र, वैश्विक क्षमता केंद्र की नीति, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? लाने वाला राज्य कौन सा है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वैश्विक क्षमता केंद्र नीति लाने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां बन रहा है? लखनऊ में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। इसको आप देख लीजिए, वैश्विक क्षमता केंद्र की नीति कौन ला रहा है? मध्य प्रदेश। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा, अगर सीधा पूछ ले, देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ। ये दो चीजें, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अभी हमने पर्वत की चोटियों, जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, पर्वत तो हिमालय रेंज है पूरा, अगर देखा जाए तो हिमालय रेंज आता है। हिमालय रेंज में चोटियां हैं, कंचनजंगा, K2 और माउंट एवरेस्ट। अब ऐसे ही एक भारत की पर्वतारोही है, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है, काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों, 7 महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हाँ, अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। मतलब काम्या कार्तिकेयन वो पर्वतारोही हैं जिन्होंने इंडिया की नहीं, माउंट एवरेस्ट ही नहीं, विश्व के 7 महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन्होंने सबको फतह किया है। काम्या कार्तिकेयन, ये पूछ सकता है। और ये सबसे कम उम्र की है, सबसे कम उम्र की ऐसा करने वाली हैं, सबसे कम उम्र की यह कार्य करने वाली है काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने विश्व की 7 महाद्वीप में क्या, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, ठीक है, इन 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंची चोटियां, उन्होंने सभी की सभी चोटियों को फतह किया है, और सबसे कम उम्र में काम्या कार्तिकेयन, ये नाम याद रखिएगा। अच्छा, ये किस शहर से संबंधित है? तो ये मुंबई से, इसको नोट कर लीजिए, काम्या कार्तिकेयन। नाम से, आप नाम पे कई बार देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, काम्या कार्तिकेयन नाम से साउथ ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत किसी राज्य से रिलेटेड है, नहीं, लेकिन ये है मुंबई से। तो कभी अगर दे दिया और आपने नहीं पढ़ा करंट अफेयर ना, तो आप सोचेंगे, कई बार क्या होता है, बच्चे नहीं पढ़े रहते तो क्या दिमाग वहीं लगाते हैं कि यार कौन सा ये नाम कैसा है, नाम से ही पकड़ते हैं कि हाँ, अगर मराठी नाम है तो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, और थोड़ा कार्तिकेयन है, हाँ, और चिदम्बरम है तो हम साउथ की तरफ ढूंढने लगते हैं ऑप्शन में। तो लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मुंबई से है। इन्होंने विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है, और सबसे कम उम्र की ऐसा करने वाली है, ये पहली महिला है। ठीक, तो सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहां पे बन रहा है? लखनऊ। कितने का बजट है उसका? 300 करोड़ रुपए का। कितने का बजट है? 300 करोड़ रुपए का। तो ऐसे बिल्कुल। और अनुवादक मैंने आपको बताया था कि देश की प्रथम ऐसी कौन सी विधानसभा होगी जिसमें अनुवादक की सुविधा होगी, वो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था उसमें असम की दूसरी जो राजधानी बन रही है, कौन सी बन रही है? डिब्रूगढ़। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो अंबानी ग्रुप है, अंबानी समूह द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? कहां बनाया जा रहा है? अब देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ना, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का दुनिया की कोई सी चीज आ रही है तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बना रहा है? अंबानी ग्रुप। कहां है ये? जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां बनाया जा रहा है? अंबानी समूह द्वारा जामनगर, गुजरात में। ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक तो क्या है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। डेटा सेंटर है तो ये क्या हो गया? आईटी सेक्टर हो गया, तो साइंस एंड टेक का पार्ट है, और करंट अफेयर तो है ही, तो यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बात करते हैं अगले पे, क्वेश्चन पे, पॉइंट पे, कि 50 एकड़ क्षेत्र का एक क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जा रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाया जा रहा है। ये कहां? अमरावती में। ठीक है, अमरावती कहां है? अमरावती है आपका आंध्र प्रदेश। और क्वांटम कंप्यूटिंग जो शहर की बात की गई थी वो भी अमरावती आंध्र प्रदेश में है। और पूर्णतः डिजिटल साक्षर कौन सा राज्य था? केरला। पूर्णतः कार्यात्मक साक्षर कौन सा राज्य था? मिजोरम।
यूटी की बात करेगा तो कौन सा? लद्दाख। ये बिल्कुल ऐसे याद रखिए, 4-5 बार आप जहां पढ़े ना, फिर आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे सब चीज। बार बार ये सब चीजें देखिए, क्या है जीएस या करंट अफेयर का ये है, आप जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है, इसलिए आप लगातार जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको नोट करिए और उसको अच्छे से रिवाइज करिए। और क्लासमेट एकेडमी का विजन यही है, हमारा गोल यही है कि आपका हित हो, और हम इधर उधर की बात में आपको उलझाना हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। हम कोई बकवास नहीं करना चाहते हैं, हम बिल्कुल अपने विजन पे लेके चलना चाहते हैं, जिससे आपके समय की कीमत हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ की जो समय है ये बहुत ही प्रेसियस है, बहुत ही कीमती है। तो बिल्कुल बिना बकवास के सीधे करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनका डिस्कशन हम लेके आ रहे हैं, आगे भी लेके आते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।